सर, देखा जाए कि राजनीति क्षेत्र में आप कदम रख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? नमस्कार, जोहार, जय सिया राम। आप लोगों को सारी चीज़ें पता है कि पिछले 4-5 महीनों में मेरे साथ क्या हुआ है। उस चीज़ को लेकर मैंने एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि मुझे राजनीति का सफ़र भी तय करना पड़ेगा। एक राजनीतिक पार्टी से मेरा कहीं ना कहीं संबंध रहा है पुराना, लेकिन जब मैं ज़िले में आया, जब मैं अपनी सेवाएं सदर में दे रहा था, तो मेरे साथ कुछ चीज़ें घटित हुई, जिसको लेकर के मैं जिले के सारे जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, चाहे वो शासन से हो या प्रशासन से हो, मैं उनके पास गया, लेकिन मेरी समस्या का किसी ने समाधान नहीं निकाला। जब समाधान नहीं निकला 2 महीने तक मैं बहुत ही परेशान रहा। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर इस समस्या का समाधान निकालना है तो मुझे कहीं ना कहीं इनसे ऊपर जाना पड़ेगा। तब मुझे लग रहा था कि एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पर जा करके मैं, हो सकता है जिले में सफ़र हो रहे हैं मेरे जैसे और भी नौजवान होंगे, और भी लोग होंगे, उनकी समस्या का भी समाधान कर सकूं। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि आने वाले 2024 के विधानसभा में मैं भी एमएलए के चुनाव के लिए अपनी भागीदारी निभाऊं, और मैं इसके लिए जनता के बीच जा रहा हूं। अभी फिलहाल पार्टी से आप सब निर्णय लिए हैं? मैं एक्चुअली, आपने पार्टी का नाम पूछा है, तो मेरी पूरी की पूरी कोशिश है कि मैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं 2012 से 2024 तक काम किया है। 12 और 13 मैंने उनका सोशल मीडिया संभाला। 2014 में इलेक्शन में दिल्ली में मैं मीनाक्षी लेखी जी, डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश बिधूड़ी जी के एमपी के जो चुनाव हो रहे थे, उसमें मैं उनका भागीदार रहा हूँ। बीजेपी कार्यालय में मैंने वहाँ पे काम दिया है, अपनी सेवाएं दी हैं। फिर 2019 में भी मैंने उन्हीं के साथ काम किया था। फिर 24 में मैं जब यहाँ वापस आया तो पार्टी से थोड़ा सा अलग था, लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि हम लोग को कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के अंधभक्त हैं, तो मैं उसको तमगे की तरह से लेता हूँ, और प्राउड अंधभक्त की तरह मैं उनके लिए 2024 में भी सोशल मीडिया में अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया। जबकि हवा यहाँ पे बहुत ही विरुद्ध में चल रही थी, लेकिन हमारी पुरजोर कोशिश रही है कि इस बार भी मोदी जी यहाँ से चुनाव जीते, और प्रचंड बहुमत से मैडम यहाँ से जीती हैं। क्या लग रहा है सर, ये विधानसभा चुनाव में अगर आपको बीजेपी से टिकट ना मिले तो क्या करेंगे? क्योंकि मैं 5 महीने में बहुत परेशान रहा हूँ, और ये सिर्फ मेरी परेशानी नहीं है। जब इस परेशानी को लेकर के मैं लोगों से मिलने गया, मैं बीच में सतगावा गया था, जहाँ पे आपको पता है कि एक बच्चे की सांप काटने से मृत्यु हो गई थी। उसी घर में मैंने माँ की को खाली होते हुए दोबारा देखा। 2023 में भी उसके घर में एक बेटा मर गया था, वो भी स्वास्थ्य व्यवस्था खराब होने के कारण मरा था। मैं उसी जगह अपने जिले में डोमचांच प्रखंड में मैं जब सफी जैसे एरिया में जाता हूँ, वहाँ पे यातायात का कोई साधन नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है। जब मैं इन जगहों पे गया, मैंने लोगों को देखा कि आज भी 75 साल हम लोग अमृत दिवस मना चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ आज चुनाव किस मुद्दे पे हो रहे हैं? सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे जब भी मैं लोगों से मिला, लोगों ने एक ही बात मुझे बोला, आज तक सर यहाँ पे कोई हमसे पूछने नहीं आया है 10 वर्षों में, आप पहली बार आए हैं और आप हमारी समस्या सुनने आए हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मुझे अपनी भागीदारी देनी है। जनता अगर तय करती है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले, तो मैं उसका बिल्कुल समर्थन करूंगा, और मैं चाहूंगा कि इस बार मोदी जी चेहरे चेंज करे। परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इस बार का एमपी इलेक्शन का रिजल्ट आप लोगों ने देखा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा आंकड़ा 444 होना चाहिए था, लेकिन हमारे अंदर की कमियों के कारण कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं। तो मेरी उम्मीद पूरी है कि नरेंद्र मोदी जी मेरी बात जरूर सुनेंगे और मुझे एक मौका देंगे अपने जिले को सुधारने के लिए। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके मुख्य चुनावी मुद्दे क्या होंगे? सर, यहाँ पे अभी मुख्य चुनावी मुद्दे तो आज बेसिक चीजें हैं। चुनावी मुद्दे में मुझे पता चल रहा है कि यहाँ नाली नहीं बने हैं, सड़क नहीं बना है, पीने का पानी नहीं है। नीमाडी जैसे जगह पे मैं जाता हूँ,
2 दिन पहले मैं गया था वहां पे, तो निचले नीमाडी में कहीं चापाकल तक नहीं गलवाया गया है। वहीं ऊपरी तल में जब था तो वहां पे एक ही घर पे 2-2 चापाकल गलवाया गया है। अब इसका तो ये जांच का विषय है कि एक ही घर में 2-2 क्यों पास में क्यों है। और 2 दिन बाद मैंने जब वहां पे देखा, 2 दिन बाद वो जो जल मीनार था वो गिर गया। आप जो पूछ रहे हैं सर, मैं उसमें एक चीज बता सकता हूँ कि भ्रष्टाचार यहाँ पे लिप्त है। मुझे लगता है झारखंड का जो कोडरमा जिला है ये भ्रष्टाचारियों की वजह से सबसे पिछड़ा हुआ है। तो मेरी लड़ाई तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होगी। सड़क, पानी, बिजली, रोजगार में मैं बोल सकता हूँ कि भारत में अगर झारखंड की बात करें तो हमारे पास खनिज संपदा भरी पड़ी है। जिस कोडरमा को अभ्रक नगरी बोला करते थे, हमारे दादाजी यहाँ पे माइंस में काम किया करते थे, मेरे पिताजी मिटकों में काम किया करते थे। उस समय मिटकों में खूब पैसा हुआ करता था, लेकिन जब से झारखंड में कोडरमा बना और झारखंड राज्य की स्थापना हुई, उसके बाद सारा का सारा ठप हो गया। जिस चीज को ड्राफ्ट कमेटी को करना था माइनिंग को लेकर के, उस पर आज तक किसी ने बात नहीं की। 2019 का आई थिंक एक लेटर है जिसमें कि ढिबरा पे रोक नहीं लगना था, उसके बावजूद भी ढिबरा जैसी चीजों पे रोक लग रहा है। यानी कि जो बेसिक चीजें हैं, मूलभूत हैं, ढिबरा है, पत्थर है, वो भी रोजगार का साधन हुआ करता था हमारे यहाँ, वो भी खत्म है। तो मेरी लड़ाई आज सबके रोजगार के लिए रहेगी, चाहे वो पत्थर से हो, जल से हो, बिजली से हो, किसी भी तरह की समस्या हो। जनता की सारी समस्या मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनता से कि इस बार वोट आप असली मुद्दों पे दे, जातिगत आधार पे नहीं जाएं, किसी नोट पे आधार पे नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लुभावने सपने आपको दिखाएंगे, लेकिन वो आपके अपने कभी नहीं बन सकते हैं। जय हिंद।